जब जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं, उनका भारत सरकार के ऊपर दबाव रहता है कि भारत की मुद्रा रुपए की कीमत को गिराया जाए। मैं आपको पुरानी एक जानकारी देता हूं। जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो हमारी जो मुद्रा है, जिसको हम रुपया कहते हैं, और अमेरिका की मुद्रा जो डॉलर है, वो दोनों बराबर थे। 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था 15 अगस्त 1947 को। और हमारा जो रुपया है और स्टर्लिंग पाउंड है ब्रिटेन का, वो भी बराबर था। 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड। फ्रांस की एक मुद्रा है, उसका नाम है फ्रैंक, तो भारत का 1 रुपया और फ्रैंक बराबर था। जर्मनी की उस समय एक मुद्रा चलती थी ड्यूशमार्क, तो ड्यूशमार्क 1 और भारत का 1 रुपया बराबर था। माने दुनिया के 4 प्रमुख देशों की एक एक मुद्रा का भारत के रुपए के साथ तुलना किया जाए तो बराबर था। 1 रुपया 1 ड्यूशमार्क, 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड, 1 रुपया 1 डॉलर, 1 रुपया 1 फ्रैंक, ऐसी स्थिति थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, विदेशी कंपनियों का आना शुरू हुआ इस देश में। सबसे पहले मैंने कहा कि पंडित नेहरू ने विदेशी कंपनियों को लाना शुरू किया। 126 कंपनियां उनके ही शासनकाल में आ गई। फिर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2-2.5 साल तक एक भी विदेशी कंपनी नहीं आई, क्योंकि शास्त्री जी की नीति थी स्वदेशी की नीति। वो करीब 18 महीने इस देश में प्रधानमंत्री रहे। 18 महीने में उन्होंने कभी भी किसी विदेशी कंपनी को इस देश में नहीं आने दिया। शास्त्री जी के जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई, तो फिर विदेशी कंपनियां आना शुरू हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद आप जानते हैं राजीव गांधी, फिर बीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर नरसिम्हा राव, फिर इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, फिर हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सभी प्रधानमंत्रियों के समय में खूब विदेशी कंपनियां आई हैं। एक और प्रधानमंत्री हुए इस देश में, मोरारजी देसाई, जिन्होंने एक भी विदेशी कंपनी को भारत में आने नहीं दिया। वो तो ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत से भगा दिया। ऐसे प्रधानमंत्री थे। श्री मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे ना, उस समय कोका कोला नाम की अमेरिका की कंपनी भारत में बहुत बड़ा व्यापार करती थी। मोरारजी देसाई के उद्योग मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडीज। तो जॉर्ज फर्नांडीज ने कोका कोला कंपनी को एक नोटिस दिया था। वो नोटिस में उन्होंने लिखा कि या तो आप तुरंत भारत छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपकी पूरी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, माने आपको पूरा भारत में मिला देंगे, माने कोका कोला की सारी संपत्ति भारत की हो जाएगी। तो कोका कोला कंपनी डर गई, भारत छोड़ के भाग गई। इसी तरह से एक अमेरिकन कंपनी को भगाया उन्होंने, उसका नाम था IBM, और एक अमेरिकन कंपनी को भगाया ICL। ऐसी कई विदेशी कंपनियों को भगाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और एकमात्र उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडीज। अब क्या हुआ, जिन जिन कंपनियों को भगाया था मोरारजी भाई देसाई ने और जॉर्ज फर्नांडीज ने, वो फिर से घुस गई इस देश में। कोका कोला फिर से आ गई, IBM फिर से आ गई, ICL फिर से आ गई, और हजारों दूसरी कंपनियों को लेके आ गई। तो मैं आपको बता रहा था, ऐतिहासिक बात वो ये कि 2 भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई, इन्होंने विदेशी कंपनियों को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उनको भगाया। बाकी सभी प्रधानमंत्रियों ने विदेशी कंपनियों को बुलाया, और उन सभी विदेशी कंपनियों को बुलाकर उन्होंने यही कोशिश की कि भारत का निर्यात बढ़े, भारत का निर्यात बढ़े, भारत का निर्यात बढ़े। निर्यात इस देश का बढ़ा नहीं, लगातार कम हुआ। और वो क्यों कम हुआ, वो एक बात गहरी है जो जानने की है, वो ये कि भारत के ये 2 प्रधानमंत्रियों को छोड़कर, एक तो मोरारजी देसाई और श्री लाल बहादुर शास्त्री, सभी प्रधानमंत्रियों ने भारत के रुपए की कीमत को गिराया, बढ़ाया नहीं। रुपए का अवमूल्यन किया, रुपए की ताकत बढ़ाई नहीं, रुपए की ताकत को कम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में सबसे पहली बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में तो एक साथ एक दिन में 33% अवमूल्यन हुआ। उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव, और सब प्रधानमंत्रियों के समय में रुपए का अवमूल्यन हुआ। अब कीमत गिरते 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 आ गई है 50 रुपए 1 डॉलर। अब आप सोचिए कि 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर, अब 2009 में 50 रुपया 1 डॉलर। इसका मतलब क्या है, 1947 में अगर हम अमेरिका को 1 रुपए की चीज निर्यात करेंगे
तो हमारी आमदनी होगी $1। अब 2009 में हमें अमेरिका को 50 रुपए की चीज निर्यात करनी पड़ेगी, तब आमदनी होगी $1। माने जितनी चीज 1947 में बेचकर हम $1 कमाते थे, अब उससे 50 गुना ज्यादा चीज बेचनी पड़ेगी, तब हमें $1 मिलेगा। इसका माने निर्यात की मात्रा हम कितनी भी बढ़ाते चले जाएं, लेकिन निर्यात की आमदनी हमारी हमेशा कम और कम और कम ही होती जाएगी, क्योंकि रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में गिरती चली जाएगी। इसलिए आजादी के 62 साल में भारत को निर्यात करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान इस देश को हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि आप जब रुपए की कीमत गिराते चले जाएंगे विदेशी कंपनियों के दबाव में, तो आपका आयात महंगा होता चला जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए, 1950 में अगर हम अमेरिका से $1 की कोई वस्तु खरीदी करें तो हमको सिर्फ ₹1 देना पड़ता था। आज हमको $1 की वस्तु अमेरिका से खरीदी करनी पड़ेगी तो ₹50 देना पड़ेगा। आयात करने में 50 गुना खर्चा ज्यादा होगा, निर्यात करने में 50 गुना आमदनी कम होगी। अगर आयात और निर्यात दोनों को मिला दिया जाए तो 100 गुना नुकसान इस देश का हर पल हर क्षण होगा, जब भी हम $1 का निर्यात या आयात करें। तो हम ऐसे ही 50 साल पीछे हो गए ना अमेरिका से। तो हमको जो गहराई से बात समझनी है वो ये कि विदेशी कंपनियों के आने के बाद सरकार जो रुपए का अवमूल्यन कर देती है, उसके कारण निर्यात लगातार गिरता जाता है। तो कोई भी विदेशी कंपनी कितनी भी ताकत भी लगाएगी तो भी निर्यात बढ़ेगा नहीं, और वो वैसे भी कोई ताकत नहीं लगाने वाले इस देश का निर्यात बढ़ाने के लिए। तो हमारे दिमाग में ये स्पष्टता हो जानी चाहिए कि विदेशी कंपनियों के आने से बिल्कुल निर्यात नहीं बढ़ता है, बल्कि निर्यात तो हमारी अपनी ताकत से बढ़ता है। मैं एक बात फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि जो कुल निर्यात हम दुनिया में करते हैं, उसका लगभग 95% निर्यात हमारे स्वदेशी उद्योग वाले लोग करते हैं, कारीगर करते हैं, व्यापारी करते हैं। स्वदेशी व्यापारी, स्वदेशी उद्योगपति, स्वदेशी कारीगर, स्वदेशी मजदूर जो पैदा करते हैं, उससे हमारा 95% निर्यात है। विदेशी कंपनियां तो मुश्किल से 5% निर्यात हमारा करती है, इसलिए वो निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में कभी नहीं आते। अब और एक तीसरा तर्क है जो भारत सरकार हमें हमेशा देती रहती है। भारत सरकार का ये कहना है कि विदेशी कंपनी आती है तो हाई टेक आता है, इस देश में टेक्नोलॉजी आती है, और टेक्नोलॉजी आएगी तो देश को तरक्की होगी, विकास होगा। तो तकनीकी लाने के लिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है। जो जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करती हैं, उनके जो समझौते हैं भारत सरकार से, तो उसमें तकनीकी किस तरह की आती है वो जानने के लिए हम लोगों ने जब दस्तावेज देखे तो मामला बिल्कुल उल्टा नजर आया, चित्र दूसरा ही नजर आया। पता ये चला कि 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियां कोई तकनीकी लेके आती ही नहीं। तो आप बोलेंगे वो क्या करते हैं? वो शून्य तकनीकी के क्षेत्र में व्यापार शुरू करते हैं और उद्योग लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, साबुन बनाने का काम है, ये शून्य तकनीकी का काम है। इसमें विदेशी कंपनियां घुस गई हैं भारत में और खूब तरह के साबुन बना बना के बाजार में बेच रहे हैं। साबुन बनाना कोई हाईटेक काम नहीं है, उच्च तकनीकी का काम नहीं है। उसमें विदेशी कंपनियां घुसी हुई हैं जिनकी संख्या कम से कम 50 है। हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कोलगेट पामोलिव है, ऐसी 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां साबुन बना के बेच रही हैं, अलग अलग नाम से। लाइफ बॉय, लक्स, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, डव, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप वगैरह वगैरह, ये सब साबुन विदेशी कंपनियों के हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि साबुन बनाना बहुत सरल काम है, आसान काम है, आप भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको 15-20 मिनट से आधा घंटे के अंदर साबुन बनाना सिखाया जा सकता है। कोई भी आसानी से अपने घर में साबुन बना सकता है। कोई बड़ा भारी काम नहीं है, कोई मशीन नहीं लगती है, हाथ से हो जाता है। मशीन तो लगती है उसकी कटिंग करने में और उसको डिजाइन देने में, उसकी पैकिंग करने में। साबुन बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है मशीन, और 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी में घुसी हुई। इसी तरह से क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, शैम्पू है, खाने पीने के बिस्किट्स है, चॉकलेट है, टॉफी है,
पाव रोटी है, डबल रोटी है, ये चिप्स है, टमाटर की चटनी है, आम का अचार है, और नमक को डब्बे में भर के बेचने की कला है, और गेहूं का आटा बना के उसको बेचने का काम है। ये सब शून्य, पानी बोतल में भर के बेचने का काम है। इसमें किसी में कोई हाईटेक नहीं है, कोई उच्च तकनीकी नहीं है। आप मुझे बताइए, आलू से चिप्स बनाना कौन नहीं जानता इस देश में? कौन सा ऐसा परिवार है जिस परिवार की मां या बहन या बेटी आलू से चिप्स नहीं बना सकती? और उसको बनाने के लिए अमेरिका से कंपनी आई है पेप्सी कोला, वो चिप्स बना के बेचती। टमाटर से चटनी बनाना ऐसा कौन सा हाईटेक काम है जिसको हमारे घर में कोई नहीं कर सके? और टमाटर की चटनी बनाकर बेचने के लिए हमारे देश में विदेशी कंपनी है। इसी तरह से आम का अचार डालना कौन सी ऐसी खास बात है जिसके लिए विदेशी कंपनी की जरूरत है? मैंने एक बार एक छोटा काम किया था, आंध्र प्रदेश में कितने तरह के आम के अचार डाले जाते हैं उसकी एक सूची बनाई थी। सारे आंध्र प्रदेश में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आम के 585 तरह के अचार डाले जाते हैं पूरे आंध्र प्रदेश। अभी आप बताइए, हमारे एक राज्य में 585 तरीके से आम का अचार डाला जाता हो, उस देश में कोई विदेशी कंपनी आके हमको कहे कि देखो हमारा आम का अचार ये हाईटेक आइटम है, ये मूर्खता है और कुछ नहीं। और हमारे आम के अचार में माताएं बहनें पता नहीं क्या उसमें कुशलता और कारीगरी करती हैं कि 20-20 साल तक खराब ही नहीं होता बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। विदेशी कंपनियों को तो 20 किस्म के केमिकल डालकर उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें तो वो तेल का पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कुछ कुछ मसालों के साथ कि वो 20 साल तक ऐसे ही सुरक्षित रहता है। मैंने आंध्र प्रदेश में एक स्थान है विशाखापट्टनम में, मैं व्याख्यान देने गया था 3 साल पहले, तो जिस सज्जन के घर में मैंने खाना खाया था उन्होंने 20 साल पुराना आम का अचार मुझे खिलाया था। तो वो लगता था कि ये 20 साल सुरक्षित कैसे है। तो मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कुछ साधारण सी बात है, तेल डाला है, फिर मेथी दाना डाला है, फिर उसमें और रसोई घर में उपलब्ध जो आयुर्वेदिक चीजें वो डाली है, उसी से 20 साल सुरक्षित है। विदेशी कंपनी को तो उतनी सुरक्षा हो ही नहीं पाती, वो तो 2-3 साल में ही उनका आम का अचार खराब हो जाता है। और ज्यादातर विदेशी कंपनियों के आम के अचार के पैकेट पे लिखा रहता है कि 3 महीने से 6 महीने में खा के इसको खत्म कर दीजिए नहीं तो बेकार हो जाए। कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास है जो आम का अचार बेच रहे हैं, या बोतल में पानी भर के यहाँ बेच रहे हैं, या जूते चप्पल बनाकर बेच रहे हैं, या डबल रोटी पाव रोटी बनाकर, या बिस्किट बनाकर, या ट्रॉफी चॉकलेट बनाकर? ये सब शून्य तकनीकी के सामान है, इनमें कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। और 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी क्षेत्र में घुसी हुई हैं, उत्पादन और व्यापार। मैं आपको नाम लेके बताता हूं। एक बड़ी विदेशी कंपनी है जिसका नाम है बाटा। बाटा की मैंने सभी बैलेंस शीट देखी जो भारत सरकार के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, इनके जो MOUs हैं, उनमें इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लाने की बात कही है वो क्या? जूते बनाने की टेक्नोलॉजी, मोजा आप समझते हैं, जूते के अंदर आप पाँव में पहनते हैं उसको बनाने का, कपड़े बनाना हमको नहीं आता क्या? हजारों साल से भारत कपड़े का उत्पादन कर रहा है, दूसरों को दे रहा है, तो वो कहते हैं हम कपड़े बनाकर देंगे। चमड़े के थैले, चमड़े के पर्स, वॉलेट वगैरह आदि आदि, तो ये बाटा